जनरल बाजवा वजूहात बता रहे हैं कि हमने हुकूमत इन वजूहात की बिना पर गिराई है। वो रजीम चेंज का मान गए हैं। उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा जानदार फैसला आया, बड़ा शानदार फैसला आया और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी इस बात को कि आइन की बालादस्ती के लिए अदालत ने एक मरतबा फिर अपना रोल प्ले किया है। वही कि लोगों में ये तासुर गया है कि जो जो बदनवान सियासतदान है, खाकुम फौज उनकी मुहाफिज बन गई है। अब इस परसेप्शन को फौज कैसे दूर करेगी? ये एक मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है, और वो उसको करने के लिए उसको कुछ अमल करना पड़ेगा। उसको ज़ाहिर कम से कम अमल ये होगा कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हों। जब मरियम नवाज आकर ये कह रही है कि इमरान खान को नाअहल करो या इमरान खान को गिरफ्तार करो, तो अवाम आपसे सवाल क्यों नहीं करेगी कि ये किसको मुखातिब है और वो कौन था? और मुझे ये बता दें, जब अरशद शरीफ साहब को सिर्फ ये कहने के ऊपर कि वो कौन था, आज पूरा मुल्क ये कह रहा है कि वो कौन था, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह से शहीद किया था, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये सारी चीजें उनके इज्जत और तौकीर और एहतराम के अंदर इजाफा करेंगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आलिया हमजा साहिबा हैं और आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमान की ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ जो है उनको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। दो बड़ी खबरें, एक तो इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज का खुद एतराफ़ किया है। उनके खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी जनरल बाजवा वजूहात बता रहे हैं कि हमने हुकूमत इन वजूहात की बिना पर गिराई है। वो रजीम चेंज का मान गए हैं। उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और इसके बाद सब इकट्ठे रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा जानदार फैसला आया, बड़ा शानदार फैसला आया और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी इस बात को कि आइन की बालादस्ती के लिए अदालत ने एक मरतबा फिर अपना रोल प्ले किया है और जो इंतखाबात आइन पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने थे, उन इंतखाबात को कई महीनों तक लटकाने की एक कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि नवंबर में होंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 में होंगे, कुछ कह रहे थे कि 2025 में होंगे। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात थी। कल ही हाउस ऑफ शरीफ के एक अहम रुकन कैप्टन सफदर ने यह कहा कि 2025 में इंतखाबात होंगे और दोबारा शहबाज शरीफ को मौका दिया जाएगा। इस किस्म की बातें कैप्टन सफदर ने की थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसको पूरा पाकिस्तान सराहा है। फ़ैसला ये है कि पंजाब के इंतखाबात के लिए जो मशावरत करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीर वाले दिन इजलास तलब कर लिया है, अब उनको तारीख देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत बजट नहीं दे रही, इलेक्शन के लिए 14 अरब रुपये चाहिए और चीफ सेक्रेटरी सुना है कि अफसरान नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन के बकौल, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने बंदे नहीं दे रही सिक्योरिटी के लिए। एक्चुअली जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तब तक फिर वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़ वो करती है कि इलेक्शन को रोका जा सके। मैं मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करता हूँ। सबसे जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब वाला के बारे में एक स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब का, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिख तो दिया और हम जावेद चौधरी साहब को जानते हैं कि वो लोगों से बातचीत करके इस तरह के कॉलम्स पिछली दहाइयों से लिखते चले आ रहे हैं और हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको वापस आकर कहना पड़ा हो कि ये वाला जुमला ऐसे नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे है। और जनरल बाजवा जो है उन्होंने एक आधे बंदे को फ़ोन करके इसकी तस्हीह करने की भी कोशिश की है कि जी ये मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मामला बाहर आ चुका है। इमरान खान साहब जो जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं उनका एतराफ़ छप चुका है और अब चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे की तरफ जा रही हैं। मैं पहले आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये कहना, यदि सवाल तो ये था ना कि क्या आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर तो इस तरह इंक्वायरी होती है तो सर ये तो फिर एक चीज़ नहीं रहेगी, या बात फिर जनरल बाजवा तक तो नहीं रुकेगी? एक तो बात जो आपने खुद पॉइंट आउट किया कि जावेद चौधरी ने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने लिखा और उसके बाद खुद ही जो है उन्होंने उस चीज़ की नफी भी कर दी है कि जनाब मैंने ये बात जो है इस तरह से नहीं, इस तरह से कही गई है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं
और इमरान, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बाजवा साहब की पूरी फौजी जिंदगी का एक तसलसल आपने देखा। बाज लोगों को इस बात पे मतलब इतराज है कि जाते जाते उन्होंने जो कुछ किया था उसकी नफी करके चले गए। और जो भी उन्होंने ज़ाहिर की फौजी जिंदगी में कारनामे अंजाम दिए, उनका जो पहला टर्म नवाज शरीफ साहब के दौर में जिस तरह उनका एक किरदार रहा था, उसके बाद लेकिन जो उन्होंने फिर आखिरी उनके टर्म में हुआ तो उसके ऊपर लोग जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो जो इमरान खान का मेरे ख्याल में मिनिमम मुतालबा है ये कि कम से कम इंक्वायरी हो। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारा इदारा है फौज का, वो अपने अफसरान के साथ खड़ा होता है। अब तक यही रिवायत रही है। तो उसमें मैं ही नहीं समझता कि इस चीज की अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी कोई। लेकिन जाहिर है कि फौज के पास चीजें दुरुस्त, यानी कि आगे वो क्या करती है ये ज्यादा अहम है। और अगर वो आगे चलकर मतलब अवाम की मंगों के मुताबिक जो है फैसला साजी करती है और मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में अपना एक मजबूत किरदार उसका होता है, तो मेरे ख्याल में वो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। जी अच्छा, देखें आगे कैसे चलते हैं वो तो नजर आ रहा है सर। यानी हर थोड़े दिन के बाद एक नई गिरफ्तारी, एक नया मुकदमा, खुफिया मुकदमे। फिर ये आप भी जानते हैं कि जो कॉपीराइट्स होते हैं गद्दारी के और बगावत के मुकदमों के, वो सियासतदानों के पास नहीं होते, आम पाकिस्तानियों के पास भी नहीं होते, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं। हम तो वो सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं सर। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आजकल जितना मैं देख रहा हूँ कि बड़ी खुलकर बात हो रही है। और इसमें जाहिर है कि एक पूरे तारीख है इस चीज की। हम जैसे लोग जो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान का और पाकिस्तान में फौज का एक कहते हैं ना कि 47 से आप देखें किरदार रहा है हमारी सियासत में। प्राय इसको कोई एडमिट करना पसंद करे ना करे वो एक अलग बात है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त जो है हम लोग, हमारे पास भी एक बड़ा एक लॉप साइडेड एक वो था कि आपने जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपने इनहेरिट किए थे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किया था, उसके मुकाबले में फौज का इंस्टीट्यूशन कहीं बड़ा था। और क्योंकि बड़ा था और ज्यादा मुनज़्ज़म था और ज्यादा तरक्की याफ्ता था तो और डिसिप्लिन था, तो उसने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फला फला दौर में उसका किरदार मजबूत है, और बाद लोग कहते हैं कि जी फला उसके अंदर जो है एक मनफी किरदार है। और ये एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में मैं देख रहा हूँ कि रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं होने जा रही है। तो उसमें फिर जो एक कहते हैं ना कि एक अभी तक इस दिल खुश फहम को है तो उससे उम्मीदें, तो लोग फिर ये कहते हैं कि जी इस किरदार को अवाम की जो एक कहते हैं ना कि उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, इनके जो अवाम का इंटरेस्ट है उसके साथ। क्योंकि फौज जैसे इदारा जिसको अवाम ने हमेशा चाहा, उसको सराहा हर चीज के अंदर, एक आध मरतबा एक फर्ज करके बाद लोगों से कोई गलती हुई तो उसको पूरे जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को आप करार नहीं दे सकते। वहां पर इंस्टीट्यूशन के पास क्योंकि मुनज़्ज़म है, अपने आप को वो दुरुस्त कर सकता है, वो अपने आप को रियलाइन कर सकता है। यानी कि अभी क्या एतराज है, ये परसेप्शन की बात है इमरान, बड़ी अहम वही कि लोगों में ये तासुर गया है कि जो बदनवान सियासतदान है, खाकुमतैन फौज उनकी मुहाफिज बन गई है। अब इस परसेप्शन को फौज कैसे दूर करेगी, ये एक मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है। और वो उसको करने के लिए उसको कुछ अमल करना पड़ेगा। उसको ज़ाहिर कम से कम अमल ये होगा कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हों उसमें उनका एक किरदार हो, और उन इंतखाबात को जैसा आपने फरमाया कि उनको करवाने के लिए भी एक फौज को कहना पड़ेगा। आपको याद होगा एक बार स्टेलमेट हुआ था गुलाम इसाक खान के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। तो हमारे उस जमाने में आर्मी चीफ होते थे अब्दुल वहीद काकड़ साहब, मशहूर है कि उन्होंने छड़ी हिलाई और इस मसले को हल करा दिया। तो यहाँ पर भी उनको जादू की छड़ी हिलानी पड़ेगी और इस मुल्क में इंतखाबात की राह को हमवार करना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते, नहीं होता, क्योंकि जितना डिले होगा आप इस हुकूमत पे छोड़ देंगे फैसला शहबाज शरीफ साहब पर, उनके खानदान पे, तो इसका मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। और उसका जो बदनामी है, उनकी बदनामी का जो दाग है वो आप पे भी लग सकता है। लोग इतराज कर रहे हैं बहुत सारे लोग ना, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जनाब जो पाकिस्तान आर्मी है जिसका मजबूत किरदार है इस किस्म के क्राइसिस के अंदर, उसको रिजॉल्व करवाएं, अवाम के साथ खड़ी हो। जो बैरिक्स और अवाम में एक तासुर दिया जा रहा है बाज लोगों की जानिब पे, कोई खाकबदन डिवीजन आ रहा है, वो डिवीजन दूर होना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा कि पीटीआई को मैं नहीं समझता कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है। पीटीआई के बाद लीडरशिप को और इमरान खान का दिल दुखा हुआ है। वही जो मैंने बात की कि जनाब वो लोग दोबारा वापस आ गए हैं कि जिनके ऊपर हम 1999 से सुन रहे हैं करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम थे, बल्कि उससे पहले से अगर आप बात करें, आप आसिफ नवाज साहब के जमाने से बात करें, जहांगीर करामत साहब के जमाने से बात करें, तो उस चीज पे एतराज है। वरना कोई भी इस मुल्क में जो भी मतलब है समझता है पाकिस्तान की सियासत को, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। हाँ, इख्तिलाफ राय है, उस इख्तिलाफ राय को दूर होना चाहिए। उसका तरीका यही है कि जनाब फौज अपने जो पार्टनर्स हैं वो ईमानदार हों उसके, और वो अवाम के साथ खड़ी हो जितना हमेशा खड़ी रही है। जी तो ये आमिर ज़िया साहब, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के किरदार ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर पॉलिटिक्स।
वो अपने कामों के लिए जहां जहां पे ट्रेंड है वो अपने अपने काम करें, और ये चीज़ें जो सिविलियंस के फैसले हैं वो उनके ऊपर छोड़ें, जो आवाम के फैसले हैं वो आवाम पे छोड़ें। इसकी वजह से पाकिस्तान 2-3 मरतबा जंगों के अंदर गया, और उन जंगों में गया जिसमें पाकिस्तान का उल्टा नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, और पाकिस्तान ने बहुत भुगता है। दो मसले थे हमारे साथ। एक समझे तारीख के पस मंजर को। जब ज़िया-उल-हक साहब ने फैसला किया कि हमें अफगान जहाज की हिमायत करनी है, क्यों करनी थी? उसकी वजह यह थी कि उस वक्त भी जो काबुल था वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता था, और खतरा यह था कि वहां पर अगर जिस तरह से वो पाकिस्तान में नेशनलिस्ट कुव्वतों को सपोर्ट कर रहा था, जो बलोच और पख्तून जो नेशनलिज्म उस जमाने में 70s में बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो उसका एक ही तरीका था कि पाकिस्तान जो है उनको अपने करीब ना आने दे, सोवियत यूनियन को जमने ना दे, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा 71 की जंग में रूस ने उसके खुद के बदले साथ में दिया सर था। कलाशन को मलशियात बारूद सारा पाकिस्तान में मंगाना था उसके लिए। सवाल आपने उठाए हैं, और जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं, मुमकिन नहीं होगा सबका जवाब देना। मैं वो करप्शन की बात नहीं कर रहा, वो जाहिर है कि लोग जब इतना पैसा आ रहा होता है उसमें करप्शन हो रही होती है, और अगर हुई है तो उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, दिफा नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक, अगर उसके ऊपर हम पैरामीटर्स पे बात करें कि पाकिस्तान में कोई भी होता, इमरान रियाज साहब अगर आप होते, आप भी गालिबन ये फैसला करते कि जी भारत हमारे मशरक में 71 का दाग हमारे सीने पे था, और फिर सोवियत यूनियन आकर अफगानिस्तान में बैठा था, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। गलतियां सारे इदारों से हुई हैं, हमारे सियासतदानों से सर अभी पता क्या, मैं बहुत माजरत के साथ आप बड़े हैं, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करता हूं। मुझे अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा काम ये करना चाहिए कि उन्हें अब सिर्फ अपना काम करना चाहिए, और बाकी सारी जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और इस मुल्क को जिन लोगों को हमेशा कमतर समझा गया, जिन्हें हमेशा घटिया समझा गया, यानी हमने बांग्लादेशियों को घटिया समझा, आज वो उनकी इकोनॉमी हमसे आगे है, आज वो तरक्की में हमसे आगे हैं, आज वो हर चीज में हमसे आगे जा रहे हैं। तो हम जो जिन लोगों को पाकिस्तान में घटिया समझा जाता है उनको मुल्क चलाने दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुल्क ठीक हो जाए। नहीं कर रहा हूं, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम है, और यकीनन इदारों को अपने अपने दायरे कार में काम करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मखसूस हालात में एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है जो था, और जब उन्होंने उस रिवायती किरदार को छोड़ा तो आप देखें फरवरी में ऐलान किया था ना कि जी हम सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, उसके बाद मुल्क मुश्किल में आ गया। बात यूं थी फौज का रिवायती किरदार इस मुल्क में जो कि रहेगा, नहीं हुए ना सर, नहीं होने जा रहा। सर नहीं हुए। एक मिनट सर, जब मैं गिरफ्तार था ना, जब मैं गिरफ्तार था तो पुलिस वाले मुझे दिखाते थे कि वो बंदे दूसरे आए हुए हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती करनी, हमने नहीं करनी। तो सर ये कौन सी सियासत से बाहर चले गए? सर बात को समझे, कोई सियासत से बाहर नहीं जाता सर। कब जाता है सर? जब जाएंगे आपको मुल्क डिलीवर करता हुआ नजर आएगा सर। मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उस सियासत में फिर आपके इस तरह के सियासतदान हमारे यहाँ जो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, करप्शन हो रही होती, तो सब इदारों का अपना अपना किरदार है, जुडिशरी का किरदार है। मुझे ऐसा लगता है सर मैं एक चीज, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क को अगर चलने देना लगातार तो ये मुल्क डिलीवर कर जाएगा। अच्छा मुझे एक बात पूरी करने दें। देखिए मैंने अपने दौर में, अपनी जिंदगी में जो सबसे बेहतर दौर देखा होश संभालने के बाद, 90 की दहाई को पाकिस्तान में लॉस्ट डेकेड कहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग कर रहे थे उसमें बहुत करप्शन थी, बहुत इंस्टेबिलिटी थी। 99 का फौजी इनकलाब जब आता है मुशर्रफ साहब का, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे इदारे बनते हैं, मईशत मुस्तहकम होती है, सख्त फैसले होते हैं। वो आपका सबसे, जो मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल की जर्नलिज्म में देखा, वो मुशर्रफ का पीरियड था। 2008 के बाद से फिर 2018 तक, और उसके बाद का जो पीरियड था, हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, मुल्क पीछे गया, इदारे हमारे खराब हुए। मैं ये नहीं कहता कि जनाब जो हल है वो ये है कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है चीज का हल है, लेकिन हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट के लिहाज से 6% आपकी ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज थी। 2004-5 में मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे एशिया की, 4थे नंबर के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, ये नादरा, नेपरा, ओगरा, बहुत सारे इदारे नए बने हैं, तो ये सब कुछ हुआ, हर चीज मनफी नहीं हुई। उसके बाद फिर फौज ने फैसला किया कि हम नहीं अब टेक ओवर करेंगे। कियानी साहब, जब मुशर्रफ साहब का दौर का खात्मा हुआ, लेकिन जो उन पर तनकीद होती है ना कि जी अफगानिस्तान जंग में कि वो क्यों गया पाकिस्तान, भाई अगर नहीं जाता तो यूनाइटेड नेशंस के वो थे रेजोल्यूशन से, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अगर वो भारत के साथ मिल जाते तो हम बिल्कुल दो तरफ से पिस रहे होते हम लोग। तो पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में देखिए हर हमारी बहस के अंदर आलिया हमजा साहिबा जो है ना, चले हमारी बहस के अंदर आलिया हमजा साहिबा इंतजार कर रही थी। मुझे जो एक बात समझ आई, दुनिया में वो मुल्क आगे निकल गए, जहां पे जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ था। ये तो साफ साफ बात है, आप दुनिया में जहां मर्जी चेक कर लें। आलिया हमजा साहिबा, इमरान खान साहब ने बड़ी बात की है कि फौज के अंदर से इंक्वायरी होनी चाहिए जनरल बाजवा के बयान के बाद।
चलें, हो जाती है तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, नहीं होती है तो फिर ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आते हैं तो वो ये कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है जेल जाने से आपका दिल भर नहीं रहा है और मुकदमात का मुकाबला करने के लिए आप एक दफ़ा दोबारा तैयार हैं, क्योंकि इस सारी बहस का क्रक्स मैं आपको बताती हूँ। और मैं कुछ बातें इतनी सख्त शायद कर जाऊँ कि मुझे ये लग रहा है कि शायद अगला नंबर मेरा भी आ जाए। अगर ये लगता है कि करप्ट टोले को दोबारा से लूट मार के हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत करके आप मुल्क के साथ कोई रहम कर रहे थे, तो वो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, क्योंकि वो दो लोग अपने आप को लूटने आए थे। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, रूल ऑफ लॉ की यहाँ पर बात हो रही है ना। अब मुझे ये बता दें कि है कौन ये फैसला करने वाले कि कौन सी हुकूमत ठीक है, कौन सी गलत है? ये है कौन ये फैसला करने वाले कि मईशत ठीक हो रही है या नहीं? इनकी मर्जी की हुकूमत चलेगी और इनकी मर्जी की हुकूमत को ये घर भेज देंगे। नैब केस किसका चलेगा और किसका नहीं चलेगा? खारजा पॉलिसी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी? कि हमने सऊदीया के साथ चलना है, चीन के साथ चलना है, रशिया के साथ चलना है या चाइना के साथ चल रहे हैं? सवाल सादा सा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। एक कॉलम के अंदर ये कहा जाता है कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक है और अगर वो रहता तो ये मुल्क ना रहता। दूसरे बयान के अंदर उसी कॉलम में कहा जाता है मैंने इमरान खान को मैसेज किया और ये कहा कि आप असेंबलियों से ना निकले, 2 वोटों का फर्क है। मुझे ये बता दें, अगर हमसे इतना खतरा था इस मुल्क की बका को, तो हमें क्यों ये कहा जा रहा था कि इंतजार करें और दोबारा आने के मशवरे क्यों दिए जा रहे थे? यहाँ पर हो क्या रहा है? गरीब चोर का कल आपने देखा है ना, को गाड़ी की टक्कर मारने के ऊपर उसकी पिटाई हो रही है, जबकि बड़ा चोर जो अमीर चोर है, 1100 अरब की चोरी करने वाला है, उसे NRO 2 देकर सलूट मार के झंडे वाली गाड़ी में बिठाया जा रहा है। अवाम इस पे तड़प रही है। हम ये नहीं कहते, आप उस आईनी रोल के अंदर रहकर हुकूमतों को फैसिलिटेट भी करते हैं। आप उस आईनी रोल के अंदर रहकर जो इलेक्टेड हुकूमत होती है उसको हेल्प आउट भी करते हैं। बट ये नहीं हो सकता कि आप ये फैसला कर लें कि अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तानियों है सिर्फ की खातिर और मुल्क के अंदर होनी है और फिर उसके बाद ये फैसला हो जाए कि हमने अमेरिकी जंग का हिस्सा बनना है, जो किसी की जंग है। ये फैसले अब अवाम को करने दें। सो कैलकुलेशन होनी चाहिए, फैक्चुअल बेस्ड कैलकुलेशन होनी चाहिए। और ये जो बात है इदारों को आईनी जो उनके हदूद है, आइन की एक डेफिनेशन है, ये जो रूल ऑफ लॉ की जंग है ना, ये जंग इस वक्त हम लड़ रहे हैं। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है अगर हर कोई अपने आइन और कानून के तहत बात करे। और जहां तक बात हो रही है पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, पीटीआई तो कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी और ना अभी होना चाहती है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि न्यूट्रल और न्यूट्रल हो। जो आपका काम है आप वो करें। आप इन चोरों को लाकर मुसल्लत करके फिर आप अवाम से ये एक्सपेक्ट करें कि अवाम आपकी इज्जत करेगी। ये 75 साल में पहली दफा से हुआ है कि यहां पर अवाम खड़ी हो गई है और अवाम में जो एक जिसे कह लें ना मिसट्रस्ट का फैक्टर आया है, इसका क्रेडिट मोस्टली तो बाजवा साहब को जाते हैं। और उसके बाद वो जो बैठकर यहां पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये बैठकर कॉल अ फ्रेंड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं ये चीजें और खराबी की तरफ लेकर जा रही हैं। और इदारे को भी ये सोचना चाहिए, वो लोग जो 14 दफा आपको जलसों में मलाइन करते थे, वो लोग जो जिनके जलसों के अंदर ये नारे लगते, वो जो आपको कांपे टांगने की बातें करते थे, वो लोग जो ये कहते थे कि आप हमारा बजट खा गए हैं, वो लोग जो आपकी ईंट से ईंट बजाते थे, वो लोग जो कहते थे वहां पर उनको आपने इक्तदार में मुसल्लत किया है। पीटीआई आज भी वही कह रही है। पीटीआई ये कह रही है कि मुल्क को आगे जाने दे। मुल्क में हम जो लड़ाई लड़े हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हो, चाहे कहीं किसी के भी अगेंस्ट हो, सिर्फ एक जंग है और वो रूल ऑफ लॉ की जंग है। और इस वक्त एक इंसान खड़ा है जो इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होकर आप देख रहे हैं कि ये सारी बातें कर रहा है। और जिस अवाम को इल इन्फॉर्म्ड आप कहते हैं ना, आज वो अवाम सवाल उठा रही है। आज एक आम बंदा ये सवाल कर रहा है कि सारे मिस एडवेंचर से आपकी इज्जत और तौकीर कम हो रही है। आज वहां पर वो जो तलाल चौधरी है, जो वो आकर ये कह रहे हैं कि जी हमें सारी फैसिलिटेशन 28 नवंबर के बाद मिली है, तो मुझे ये बता दें कि फिर
पे अवाम उंगलियां क्यों नहीं उठाएगी? जब मरियम नवाज आकर ये कह रही है कि इमरान खान को नाअहल करो या इमरान खान को गिरफ्तार करो, तो अवाम आपसे सवाल क्यों नहीं करेगी कि ये किसको मुखातिब है और वो कौन था? और मुझे ये बता दें, जब अरशद शरीफ साहब को सिर्फ ये कहने के ऊपर कि वो कौन था, आज पूरा मुल्क ये कह रहा है कि वो कौन था, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह से शहीद किया था, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये सारी चीजें उनके इज्जत और तौकीर और एहतराम के अंदर इजाफा करेंगी, या ये चीजें कि जिस तरह से आपको पकड़ा जाता है, बाकी यहाँ पर जर्नलिस्ट को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, क्या ये इज्जत और तकरीम में इजाफा करेंगी? या इंसानी हकूक की पामाली कभी ऐसे हुई थी? डॉक्टर गिल को देख ले, यहाँ पर फवाद चौधरी साहब को, आजम सवाती साहब को, यानी इस मुल्क के अंदर क्या सवाल उठाने पे उठा ही लिया जाएगा? मतलब वो अनवर मकसूद का पढ़ा ही होगा आपने कि लोगों को सवाल उठाने पर ढूंढा जाता है और फिर उसी को उठा लिया जाता है। ये नहीं हो सकता है। एक सेकंड यार रुकना पड़ेगा मैडम, यार रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हुए बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं और आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आमिर भाई, अब ये जो फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इस फैसले के बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? यानी आपको लगता है कि जो ताकतें चाह रही थी कि इंतखाबात में डिले हो, वो अभी मजीद डिले कर सकेंगी? कोई अपील में चले जाएंगे, कोई और तरीक़ाकार निकालेंगे, या बदतरीन धांधली का रास्ता होगा, या वाकई में आइन और कानून के मुताबिक यहाँ इंतखाबात हो सकते हैं 2 सूबों में? इमरान साहब, बात ये कि हुकूमत की कोशिश तो बिल्कुल यही है कि किसी भी तरह से इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और ना हो सके वो, और उसके लिए वो बड़ी भोंडी किस्म की तादीलें दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं। लेकिन इस फैसले के बाद अगर वो फिर मतलब है कि चैलेंज करते हैं उसको या कोई और बहाना साजी करते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा निज़ाम जो है इस मुल्क का वो नंगा हो जाएगा, जो मेरे ख्याल में बरहना हो जाएगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकती रियासत पाकिस्तान। तो जो अकल कहती है, जो मतलब है दिल कहता है, उसमें तो ये कि भाई इंतखाबात होने चाहिए, वही इस मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। और उसमें आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया के दौर है, तो आप ये समझे कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर धांधली अगर हो सकेगी, मैं नहीं समझता कि उसमें भी अगर अवाम निकलते हैं, और जिस तरह से मतलब है आपने देखा कि बाई इलेक्शन के अंदर भी मतलब है यही पूरा का पूरा सेटअप था, और उसमें लोगों का वर्डिक्ट जो था, उनका फैसला था, उसको नजर आया लोगों को, तो वो बिल्कुल आएगा। और उसमें फिर मेरे ख्याल में अंदेशे बिल्कुल अपनी जगह हैं, और मैं समझता हूँ साजिश भरपूर होगी इन इंतखाबात को मुलतवी करने की, लेकिन एक उम्मीद बंदी है। लेकिन अगर ये हुकूमत इसकी बाईपास करती है, इसको बात को नहीं मानती, तो इस मुल्क में फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, महाजाराई भी बढ़ेगी, और चीजें जो है वो दुरुस्त पे नहीं पे जाएंगी। तो लेट्स होप कि आलिया हमजा साहिबा, आपको क्या लगता है? मैं वापस आता हूं सर, एक मिनट। आलिया हमजा साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ये क्या फाइनल है, और अब आपको लगता है कि आपको आराम से इंतखाबात मिल जाएंगे पंजाब में और केपी में कम से कम? इमरान साहब, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन को या किसी भी इदारे को उसकी आइनी जिम्मेदारियाँ हमने या अदालतों ने याद करवानी है ना, और अदालतों के हुक्म के ऊपर ये आइन पर अमल और इलेक्शन होना है ना, तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हमने इलेक्शन कमीशन बनाया क्यों था? यानी ये इलेक्शन कमीशन यहाँ पर झक मार रहा था। और दूसरी बात, फिर ये कहते हैं ना, नाम के तो ये राजा है, लेकिन काम फिर वही मैं कहूँगी, और फिर चाहे मेरे पे भी ये तौहीन इलेक्शन कमीशन लगा देंगे कि मुंशियों वाले कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि आइन और कानून आर्टिकल 105 या 224 ये क्लियर कट कहता है कि आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने। फिर 224 वाजिया है कि बाकी जो इदारे हैं, जैसे जो वजारत ख़जाना पैसे नहीं दे रहा, फौज अपने जो लोग हैं उनको डिप्यूट नहीं करी, पुलिस वालों के पास एहलकार नहीं है, यहाँ पर अदलिया जो है वो मावनत करने को तैयार नहीं है। तो 224 बड़ा क्लियर है, वो ये कहता है कि ये सब कुछ इन्होंने करना है। यानी अगर मैं ये बता दूं, अभी राना सनाउल्लाह का बयान में सुन रही थी और मुझे ये हैरत हो रही थी, क्या वो इसके अगेंस्ट ला क्या रहे हैं कि जी हम क्यों नहीं इलेक्शन करा सकते? वो ये कह रहे हैं कि मार्च में बच्चों के सालाना इम्तहान होते हैं, इसलिए नहीं होंगे। यानी मार्च में इम्तहान आते हैं, अप्रैल में रोज़े ईद हो जाएंगे, मई जून में गर्मी बहुत होती है, अगस्त में मुहर्रम और हराम हो जाएगा, सितंबर में हब्स हो जाती है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कल को
कहेंगे किसी की शादी है, किसी का हकीका है या कोई और, यानी इस हुकूमत के पास इससे बचने के लिए और इससे भागने के लिए वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मतलब इट्स नाउ कि इनका बस नहीं चल रहा है कि सब कुछ हो जाए, सिर्फ एक इलेक्शन ना हो। तो मैं सिर्फ अवाम को इतना बताना चाहती हूँ, जमहूरी पार्टियां जमहूर से नहीं भागती हैं, लेकिन ये वो वाहिद पार्टियां हैं जो सिर्फ पीएमएलएन ने पब्लिक एक्टिविटीज तो शुरू कर दी हैं, आपकी पार्टी नहीं कर रही क्योंकि इमरान खान साहब जख्मी हैं, अभी जलसे जुलूस में आप लोग नहीं निकल रहे, लेकिन पीएमएलएन ने तो अपना काम शुरू कर दिया है और लगातार उनके टूर, हर दूसरे दिन एक जलसा है, एक तकरीब है, कहीं ना कहीं कन्वेंशन है, तो वो तो एक्टिवली इलेक्शन की तरफ बढ़ गए। जी बिल्कुल, इतना ही एक्टिवली वो इलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं कि आप ये देख रहे हैं कि एक शादी हॉल्स बुक्स कराए जा रहे हैं जहां भी खारदारें लगाई जा रही हैं और 100-200 से ज़्यादा वो बंदा वहां भर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन है क्या, यानी वो पार्टी जो हुकूमत में हो और जिसने ऑलरेडी 35-35 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करनी हो, ना वो कोई आगे का वे फॉरवर्ड दे रही है, ना वो ये बता रही है कि हमारी कारकर्दगी क्या है। वो बीबी आती है और उनकी तकरीर शुरू होती है इमरान खान साहब से और उनकी तकरीर खत्म होती है इमरान खान साहब के ऊपर। उनकी जितनी सारी तवज्जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि इमरान खान साहब को नाअहल करें, कैसे करेंगे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे अमल में लेकर आई जाएगी। और उनकी जमात की हालत इस वक्त उस नालायक बच्चे की है कि जो नालायक बच्चा 6ठी क्लास में अगर आ जाता है, कुछ मार्क्स लेकर पास हो जाता है, तो अब वो आकर ये कह रहे हैं कि मुझे तुमने जो एडमिशन देना है 9वीं और 10वीं में साइंस में, वो उस 6ठी क्लास के नतीजे की बेसिस पे कर रहे हैं, 8वीं क्लास के बेसिस पर नहीं करना है। या वो अपनी 9 साला हुकूमत का जो 9 माह की जो हुकूमत का मलबा है वो सारा का सारा एक दफ़ा दोबारा एस्टेब्लिशमेंट पे डालने को तैयार है। और वो जो कह रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आएगा तो हुकूमत को संभालेगा, मैं सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दे दूं, उस नवाज शरीफ से वो एक हमारा बच्चा है ना यूके का, शायान, तो संभाला नहीं जा रहा, तो उन्होंने आकर हुकूमत को क्या संभालना है। वो जो शेर आएगा ना, वो जो जाली शेर वहां पर प्लेटलेट्स और चमचों के बहाने बनाकर बैठा हुआ है, उस शेर से कहे तुम तो वहां हमारे बच्चों से भाग रहे हो, तो तुमने इस मुल्क में आकर हमारा क्या मुकाबला करना है। सादा सी बात है ये। जो ठीक है, मैं एक चीज मुझे आमिर भाई आपको आमिर भाई आपके ख्याल में ये इतना भाग दौड़ क्यों है, इलेक्शन से इतना खौफ क्यों है? यानी मरियम नवाज जहां जा रही हैं वहां पे वो छोटे मोटे अपनी तकारीब कर रही हैं, उसको अब वर्कर कन्वेंशन वो कहते हैं, जलसे तो अब वो नहीं कर रहे उस तरह के जैसे वो पहले करते थे, लेकिन आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? क्या ग्राउंड पे वाकई इतनी बुरी सूरत है कि इलेक्शन से भागा जाए? वाकई बहुत बुरी सूरत हाल है। नून लीग की अगर आप बात करें, पीपल्स पार्टी की गालिबन इतनी नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में महफूज है। सिंध के अंदर अगर हम बात करें, दही सिंध की बात करें, नून लीग के पास 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो उनका बयानिया नहीं है उनके पास, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक मजमूए तजादात है। एक ये बात। दूसरी बात है कि वो खाइफ है, जो उनकी मेन जहां पे बैटल ग्राउंड है पंजाब में, इमरान खान की बहुत ज्यादा मकबूलियत है और उस मकबूलियत से वो खौफजदा है। तमाम चीजें मिलाकर वो जाहिर है कि समझ में आता है कि वो इंतखाबात से फरार चाहते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में जो पीटीआई को समझदारी का सबूत देने के किसी तरह हका कर प्रेशर बिल्ड करके उनको इंतखाबात की तरफ लेकर आए। और ये मुल्क के लिए, मतलब पीटीआई की मैं उसकी बात नहीं कर रही कि किसके लिए फायदेमंद है, किस जमात के लिए, मुल्क के लिए जो चीज फायदेमंद है वो इंतखाबात है, कि वो हुकूमत आए जिसके पास भरपूर मैंडेट हो, अवामी मकबूलियत हो, ताकि वो सख्त फैसले कर सके मुल्क। नहीं, लेकिन आमिर भाई ये जो इंतखाब हो रहा है, ये तो सुबह ये असम्बलियों के हो रहे हैं। यहाँ पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो जरा ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी अक्सरियत से आ जाएंगे, बैसाखियां उनकी टूट जाएंगी। केपी में तो पहले ही उनके ऊपर बैसाखियां नहीं थी। तो जानना ये चाहता हूं कि एक्चुअली तो जो इंतखाब चाहिए इस कौम को, वो तो कौमी असम्बली का है। जी, मैं उसी की तरफ इशारा करते हैं कि कौमी असम्बली, और अगर प्रोविंशियल असम्बली के भी पहले होते हैं ना, और उसमें जो पीटीआई का ग्राफ है, अगर पीटीआई अच्छा परफॉर्म करती तो उसको लामहला असर जनरल इलेक्शन पे पड़ेगा। तो अब इनके साथ मसला ये कि चाहे वो एक साथ इंतखाबात कराएं या तोड़ के करवाएं, नून लीग के साथ मसला ये दोनों सूरतों में उनको नजर आ रहा है कि जी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो रही है। अगर वो पहले कराते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जब जनरल इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत का इम्कान है और एक मजबूत हुकूमत का इम्कान है, जो वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरह से। और अगर वो इकट्ठे जाते हैं इंतखाबात में तो उनके पास बयानिया नहीं है। तो इस सूरत में आप देखें कि हर तरह का कहते हैं ना, बॉन्डी तरीन वो दलाइल दे रहे हैं कि जनाब पैसे नहीं है
और फला चीज तैयार नहीं और फला चीज हमारे पास नहीं है, तो इससे आप कहते हैं बहुत अरसे तक भाग नहीं सकते। और इमरान, अगर मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, अगर आप अभी इस सेक्शन में अगले सेगमेंट में जरा सा मैं मुझे फौज के वाले से आलिया हमजा साहिबा ने बात की, मैं बहुत सारी चीजों पे मुत्तफिक हूँ, लेकिन कुछ चीजों को कहते हैं ना सही करना बहुत जरूरी है ऑन द रिकॉर्ड। वो बात ये कि वाहिद सियासतदान है कि जो बार बार आपकी भी मुलाकात हुई है, हमारी भी, आपकी ज्यादा हुई है, हमारी कम हुई है, उन्होंने कहा कि मैं फौज के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। और ये बात उन्होंने अपने वर्कर्स भी कही, अपने कहते हैं कि मुल्क के लिए फौज बहुत जरूरी है, और हम सब भी यही समझते हैं कि फौज बहुत जरूरी है, लेकिन मुदाखलत गैर जरूरी है। मैं एक मिनट बात, मुझे बात मुकम्मल करने दे। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इमरान इज नॉट एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन। इमरान, और देखिए जो बेहतरीन दौर था पीटीआई का वो था कि जब ये नारा था कि फौज और हुकूमत एक सफे पर है, और अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो सिविलियन और फौजी लीडरशिप को एक सफे पे होना उनका बहुत जरूरी है हमारे जैसे मुल्क में, कि जहां पर अगर हमें इस मुल्क को तरक्की देना है तो। और अगर ये जो फॉलोइंग अपार्ट हुआ उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। जब भी मैं इंतजार करता हूँ कि जनाब फौज की जो वो है हमारी क़यादत है, जब जो भी उसके सिविलियन पार्टनर्स हों वो ईमानदार हों, अवाम में मकबूल हों, ताकि वो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रहकर आप इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकें। मैं रियासत की बात करूं उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात ये होता है, जैसे आप याद करें नवाज शरीफ साहब का दौर था, अगर आप नवाज शरीफ पे फौज का चेक ना होता, आप अब्दुल बासित की किताब पढ़ें हॉस्टिलिटी, जो वो हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर थे इंडिया में, तो तमाम के तमाम फैसले जो थे नवाज शरीफ साहब काबीना में नहीं करते थे, किचन कैबिनेट में करते थे, हुर्रियत के लोगों से नहीं मिलते थे, मोदी हुकूमत की अपीजमेंट करते थे। तो वहां पर आप याद करें फिर राहिल शरीफ साहब और जो उस वक्त की फौजी क़यादत थी, उन्होंने एक करेक्टिव मेजर लिया। तो बहुत सारी बात ये होती है कि दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिशियन होते हैं साथ मिलकर चलते हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी मुल्क हो, हत्ता कि भारत भी हो, लेकिन अलाइन होते हैं। हमारी यहाँ बदकिस्मती से वो अलाइन नहीं है, वो टूट जाता है अलाइन। हमें अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो ये अलायंस बहुत जरूरी है, फौज की ताकत बहुत जरूरी है, फौज का नज़्म सर बात ये है कि और अवामी मकबूलियत ताकत बहुत जरूरी है, लेकिन ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल जो है वो नामुनासिब है, मुदाखलत जो है वो बहुत नामुनासिब है। लेकिन एक मजबूत फौज होना, अच्छे इंस्टीट्यूशंस होना और उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से फायदा उठाना, उन मामले देखिए इनकी 70 साल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और उससे फायदा उठाया जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था और बात ठीक है, लेकिन हर 3 साल के बाद तख्ता उलट देना, बंद कमरों के अंदर फैसला होना, रजीम चेंज किस्म के ऑपरेशन होना, ये एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला किरदार जो है, अकेला इदारा फौज तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है पूरी, तो वो नहीं होना चाहिए, नामुनासिब है। जनरल बाजवा ने अब जिस तरह का कॉलम लिखा गया है उसमें तो चीजें किसी और तरफ चल पड़ी हैं। बहरहाल देखते हैं ये आगे किस तरफ जाएगा, देखते हैं इसको आगे किस तरफ जाएगा। मैं अब आलिया हमजा साहिबा, आपके ख्याल में इमरान खान साहब तगड़े होने के बाद जब मैदान में आएंगे, उन्होंने क्लेम किया था कि मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा जब मैं बाहर आऊंगा, वो सरप्राइज अब क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें, मैं आमिर ज़ियाद साहब की बात का जवाब दे दूं। आमिर साहब, हम भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि जब वो नवाज शरीफ जो गैर मंजूर था, जो ये सारे काम कर रहा था, सबको पता है कि वो जो कर रहा था वो आपने खुद से 3-4 लाइंस में हमें बता दिया कि जो उरैया के कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से नहीं मिल रहे थे, वहां पर मोदी और अपने जो बिजनेस टाइज बना रहे थे। यही तो हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों वापस उनके पास गए, आप क्यों चाहते थे कि उनकी तरफ से आपको एक्सटेंशन मिले? और ये मैं नहीं कह रही, ये बाजवा साहब से पाकिस्तान कौम की और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी वो ये है कि एनआरओ नहीं होना चाहिए था। लोगों को ये लगता है कि जिन लोगों के बारे में केसेस बने हुए थे, जिनके बारे में बड़ी क्लैरिटी थी कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, उनको एनआरओ नहीं मिलना चाहिए था, और ये शिकवा लोगों के अंदर है। आप भी गालिबन वही बात कर रही हैं। अब तक के लिए इतने ही नाज़रीन, कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।